नमस्कार फ्रेंड्स, यह रीट लेवल 1 का पर्यावरण अध्ययन का चौथा मॉडल पेपर है। 3 मॉडल पेपर पहले आ चुके हैं, चौथा मॉडल पेपर है ये पर्यावरण अध्ययन का। इसको शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी प्रकार से आपको पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। और जो बाकी के मॉडल पेपर आए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करके मैंने पहले इसकी वीडियो डाल दी हैं, आप चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से राजस्थान की प्रमुख घास नहीं है? करड़, धामण, सेहर, अंजन। राजस्थान की कौन सी प्रमुख घास नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेहर। नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम शर्करा का उदाहरण है? इनमें से ये 4 शर्करा दी हुई है, इनमें से कौन सी कृत्रिम शर्करा है वो बतानी है। सेलुलोज, सैक्रीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो देखिए यहाँ पे सेलुलोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये तीनों ही प्राकृतिक शर्करा हैं, जबकि सैक्रीन जो है यह कृत्रिम शर्करा है, जो हम चीनी का यूज़ करते हैं। जो हम ये बहुत ही मीठी होती है ना, जो चीनी का यूज़ हम करते हैं वो यही होती है सैक्रीन। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का, ये यहाँ पे गलत हो गया, सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना, खाद्य उत्पादक कारखाने की बात कर रहे हैं, कौन सा है इनमें से? राष्ट्र, क्या लिखा गया रही, राजस्थान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कपासन चित्तौड़गढ़। जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर। श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, श्री रामनगर कोटा। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, घड़ेपान कोटा। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना, प्रश्न 3 लिखने में गलती हो गई। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना कौन सा है? राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कपासन चित्तौड़गढ़। जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर। श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, श्री रामनगर कोटा। चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड, घड़ेपान कोटा। इनमें से सही जवाब क्या है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना है श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, श्री राम नगर कोटा। नेक्स्ट प्रश्न, मरु त्रिकोण में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है इनमें से? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। मरु त्रिकोण, तो यहाँ पे वैसे तो सिंपल सा प्रश्न था, तो ऑप्शन ए जयपुर। फिर भी यदि याद नहीं रहे तो मरु त्रिकोण में याद रखना जय जो बी, जय जो और बी। जय से जैसलमेर, जो से जोधपुर और बी से बीकानेर, ये तीनों हैं मरु त्रिकोण के जिले। जयपुर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, असुमेलित को छांटिए। जो इनमें सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। वीर विनोद, कवि श्यामल दास, पाथल व पीथल, कन्हैयालाल सेठिया, झालो दियो न जाए, अल्लाह जिलाईबाई, वन फूल काव्य संग्रह, कर्मावती। एक तरफ नाम दिए हुए ग्रंथों के और दूसरी तरफ उनके लेखक यानी कि कवियों के नाम दिए हुए हैं, या फिर जो भी उनके लेखक हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो वीर विनोद के लेखक हैं कवि श्यामल दास, पाथल पीतल के लेखक कन्हैयालाल सेठिया, झालो दियो न जाए गीत के लेखक अल्लाह जिलाईबाई, वन फूल काव्य संग्रह, यहाँ पे ये कर्मावती गलत है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असुमेलित है यहाँ पे। वन फूल काव्य संग्रह ये भी कन्हैयालाल सेठिया का ही है। किसका है ये? कन्हैयालाल सेठिया का। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर रियासत में रेल लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? कौन से शासक को जयपुर में रेल लाने का श्रेय दिया जाता है? महाराजा मानसिंह द्वितीय,
महाराजा माधो सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई सिंह, नेता किशनलाल सोनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, महाराजा माधो सिंह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है ये बतानी है, पेशी बतानी है, हड्डी नहीं बतानी। एटेपीडियम, फीमर, सार्टोरियम या ग्लूटिस मैक्सिमस। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सार्टोरियम। सार्टोरियम जो है यह शरीर की सबसे लंबी पेशी है। सॉरी, हाँ, सार्टोरियम शरीर की सबसे लंबी पेशी है। और स्टेपिडियम, ये स्टेपिडियस है, ये सबसे छोटी पेशी है। फीमर जो है ये सबसे लंबी हड्डी है। और ग्लूटियस मैक्सिमस जो है यह सबसे बड़ी पेशी है। सबसे लंबी पेशी तो ये है, सबसे बड़ी पेशी ये है। और सबसे छोटी पेशी, तो सबसे छोटी पेशी जो होगी, सबसे छोटी पेशी तो बता ही दिया, स्टेपिडियम, स्टेपिडियस सबसे छोटी पेशी। देखिए, सबसे छोटी स्टेपिडियस, सबसे लंबी पेशी सार्टोरियम, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, और फीमर सबसे बड़ी हड्डी, और स्टेपीज सबसे बड़ी, सबसे छोटी हड्डी। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। तो ये है, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। उड़न गिलहरी का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? या यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सरिस्का, सीता माता, दर्रा या केवलादेव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में नवोद्बद्ध भागों का सहारा प्रदान करता है दृढ़ोत्तक उत्तक, स्थूल कोणोत्तक उत्तक, मृदुत्तक उत्तक या यिलोयम उत्तक। तो इसका सही जवाब होगा स्थूल कोणोत्तक उत्तक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम, यहाँ भी अधूरा रह गया प्रश्न। प्रथम पर्वतारोही जो दिव्यांग महिला पर्वतारोही हैं, प्रथम एवरेस्ट फतह करने वाली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा किस खेल से संबंधित है? यानी कि ऐसी दिव्यांग महिला, प्रथम ऐसी दिव्यांग महिला जिसने एवरेस्ट फतेह किया था, वो कौन है? अरुणिमा सिन्हा है। यह किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, वॉलीबॉल से, पर्वतारोही से या कबड्डी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वॉलीबॉल से। ऑप्शन बी, वॉलीबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलामास में से किस ग्रह पर स्थित है? सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो कौन से ग्रह पर स्थित है? शुक्र पर, मंगल पर, अरुण पर या वरुण पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंगल पर। देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों में से बताइए, अरुण और वरुण में से लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? आपको ये बताना है। इन दोनों में से एक ग्रह है, या तो ये है या फिर ये है। इनमें से कौन सा ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह है, मतलब जिसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? और मंगल ग्रह को हमने कहा लाल ग्रह इसको कहते हैं। तो लाल रंग इसका जो है वो किस के कारण होता है? तो ये जो इसका लाल रंग है ये किसके कारण होता है? आप बताएंगे इसका जवाब भी, या फिर मैं बताऊं? आप इसका जवाब बताना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है? दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है काइटिन, सेलुलोज, नायलॉन,
या कपास? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट प्रश्न, परजीवी जनित रोग नहीं है, परजीवी जनित रोग नहीं है, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस या रेबीज? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य भारत में, पूर्वी घाट पर, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पर, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट पर वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से असंगत को छांटिए, निम्न में से असंगत को छांटिए। लौह अयस्क, मोरिजा वेनिला, टंगस्टन, डेगाना, मैग्नीज, लिलवानी, जिप्सम, ऋषभदेव? तो इनमें से जो गलत है वो छांटना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिप्सम। ये जो ऋषभदेव है यह उदयपुर में है, तो जिप्सम, लेकिन जिप्सम है ये उदयपुर में, इसका खनन क्षेत्र उदयपुर नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा जिप्सम ऋषभदेव। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, आठवां या चौथा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना है। नेक्स्ट, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न, कणकती नामक आभूषण जो राजस्थानी महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है वह कौन से अंग पर धारण किया जाता है? सिर पर, कमर में, हाथ पर या पैर पर? कणकती नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में। नेक्स्ट प्रश्न, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेस ऑन व्हील्स का प्रारंभ कब हुआ? प्लेस ऑन व्हील्स का प्रारंभ कब हुआ? 2006, 1982, 2010 या 2016? प्लेस ऑन व्हील्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1982, 1982। नेक्स्ट प्रश्न, असुमेलित को पहचानिए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1984, दहेज निषेध अधिनियम 1986, धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008? इनमें से असुमेलित को पहचानना है। बाल श्रम निषेध अधिनियम सही कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध अधिनियम ये 1984 नहीं है, ये है 1986। उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम 1986, धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008, ये तीनों सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है। प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है वृक्षारोपण, जलाशयों की सफाई, कचरा प्रबंधन या फिर ये सब? तो
तो प्रकृति का संरक्षण करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, वृक्षारोपण भी ज़रूरी है, जलाशयों की सफाई भी ज़रूरी है, कचरा प्रबंधन भी ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है ज्ञान। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, जो ज्ञान ग्रहण किया था उसको स्थायी बनाने के लिए कौन से शिक्षण सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है वो बताना है। लोकतांत्रिक व्यवहार और सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें किसी जो भी चीज़ सीखी है उसको बार बार दोहरान करना होता है, उसका रिवीजन करना होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन जो है उसका क्या उद्देश्य है? स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, या फिर ये सभी। तो पर्यावरण का जो उद्देश्य है वो ये, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य स्थानीय पर्यावरण को समझना भी है, वैश्विक पर्यावरण को समझना भी है, और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चारों मिलकर के ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा? गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा, या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित, या फिर ये सभी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? गतिविधि आधारित, पाठ्य पुस्तक पर आधारित, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित तो नहीं होगी, तो ये दो तो खत्म। अब यहाँ दो चीज़ों की बात आती है जो कुछ कुछ बिल्कुल समान से लग रहे हैं, गतिविधि आधारित या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित। तो जब हम पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों की पर आधारित तो होनी चाहिए, लेकिन उसके भी अलावा यदि कोई और गतिविधियां भी हम करवा सकते हैं उनको सिखाने के लिए, तो इसका सही जवाब होगा गतिविधि आधारित, वो चाहे पाठ्य पुस्तक में दी हुई हो या हम अपनी तरफ से उनका यूज करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? इनमें से प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि 1 से 5 तक की कक्षाओं में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा बिल्कुल सही उद्देश्य है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करवाना, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। कौन सी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को जब हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं तो किस उद्देश्य की पूर्ति होना जरूरी है, कौन सा उद्देश्य हम निरूपित करते हैं? क्या हम बच्चों को सिर्फ ये कहते हैं कि अपना ज्ञान का विस्तार करने के लिए कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़े, कौन सी या बता दे कि ये पाठ्य पुस्तक पढ़ लो, या फिर हम बच्चों को उनके अनुभवों के आधार पर दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर बच्चों को केवल तकनीकी जो उसमें टेक्निकल वर्ड्स आते हैं केवल उनको याद करवाते हैं और केवल उनकी परिभाषा ही बताते हैं, या फिर पर्यावरण से संबंधित जो भी तकनीकी शब्दावली है उनका आकलन करने के लिए कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? कौन कौन सी चीज़ पर्यावरण के अंदर शामिल की गई है, कुल मिला के ये पूछा है। बायोटिक और नॉन अनबायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं उनका वो चीज़, या फिर चीज़ें जो हमें घेरती हैं वो है पर्यावरण, तो या फिर इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण क्या है? बायोटिक एवं अबायोटिक यानी कि जैविक व अजैविक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं वो पर्यावरण को परिभाषित करती हैं, या फिर जो चीज़ें हमें घेरती हैं चारों तरफ से वो पर्यावरण को परिभाषित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बायोटिक व अबायोटिक यानी कि जैविक व अजैविक घटक। नेक्स्ट, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए
निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वश्रेष्ठ है? सामाजिक भावना का विकास करने के लिए विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठक का आयोजन, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या विद्यालय में बाल मेला आयोजन करवाना। सामाजिक भावनाओं के विकास के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ प्रयास है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों की अदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या फिर विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो बच्चों के क्या अनुभव थे वो सबके बीच में शेयर करवाना, या किसी भी तरीके के बच्चों के जो अनुभव है उनको महत्व देना क्यों ज़रूरी है? क्या इसलिए कि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, या फिर अदाई का मतलब होता है कि जो वो रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी तरीके का, उस कौशल को परिमार्जित करना यानी कि संवारना, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास करना, वो किसी भी चीज़ को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं इस कौशल का विकास करना, या फिर उस जिस भी टॉपिक या विषय पर बात कर रहे हैं उस चीज़ को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर जो वो उससे सीखेंगे उसकी सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विषय को बच्चों के अनुभव के साथ जोड़ना, ताकि वो जो भी सीख रहे हैं उस सीखने की प्रक्रिया में उनको बढ़ावा मिले। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, या उपरोक्त सभी। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में क्या क्या शामिल होना चाहिए? इस तरीके की पाठ्यचर्या होनी चाहिए कि बच्चे उससे कुछ ना कुछ बच्चों का अनुभव उसमें शामिल हो और उससे कुछ अनुभव ग्रहण कर सकें। स्कूल का वातावरण अच्छा होना उस पाठ्यचर्या में स्कूल के वातावरण को इंक्लूड किया जाए कि किस प्रकार का वातावरण हो। एक उपयुक्त पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। तो ये सभी मिला करके पर्यावरण की पाठ्यचर्या बनेंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये 30 प्रश्न आपको बताए। जितने भी मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिलेगा, आप वहाँ से जा कर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।